आज की क्लास में हम बात करेंगे इकाई 1 क्षैतिज भाग और काव्यखंड की तरफ। काव्यखंड में टोटल आपका पेपर बनना है 17 नंबर का। इसमें इकाई कितनी होगी ये भी बताएंगे। इसमें किस तरीके के विकल्प बनेंगे ये भी बताएंगे, किस तरीके के रिक्त स्थान बनेंगे ये बताएंगे, और सही जोड़ी, एक वाक्य में क्वेश्चन, सत्य लघु उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जितना भी पोर्शन बन सकता है इस वाले खंड से तो पूरा आपका कवर करवाएंगे। यहाँ टोटल संख्या रहेगी 17 अंक की, यानी 17 अंक का पूछा जाएगा। 1 नंबर वाले 6 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर वाले 4, 3 नंबर वाला 1 और 4 नंबर के 1 भी नहीं और 5 नंबर के 1 भी इस खंड से नहीं आना। इसकी तरफ हम इकाई की तरफ बात करते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन भी करवाते हैं। क्वेश्चन के साथ इसका आंसर भी आपको बताया जाएगा। तो आप मेरे भाई चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो में अगर नए आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आखिरी तक रुकना है, तभी आप इसका लाभ उठा पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पाठ, कितने पाठ आएंगे? पद्यखंड आएगा, पद्यखंड का इतिहास आएगा, काल विभाजन आएगा, रीति काल आएगा, आधुनिक काल आएगा, प्रयोगवाद आएगा, प्रगतिवाद आएगा, नई कविता, कवि परिचय और भावार्थ आएगा, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, काव्य, सौंदर्य, काव्य बोध, भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित सभी चीजें बनेंगी। सबसे पहले होता है सही विकल्प, जहां वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यहाँ 6 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा। इस 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन होता है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल किसे कहते हैं? तो हिंदी के पद्य साहित्य का जो दूसरा काल है उसे बोला जाता है भक्ति काल, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन होता है आधुनिक काल का आरंभ कब हुआ? तो आधुनिक काल का आरंभ हुआ संवत 1900 से। छायावाद के आधार पर स्तंभ कवि नहीं है, तो छायावाद के अनुसार स्तंभ कवि सूरदास जी स्तंभ कवि नहीं होते हैं। चौथा क्वेश्चन होता है प्रयोगवाद के कवि है, तो प्रयोगवाद के कवि होते हैं अज्ञेय जी। अब अभी वाले पेपर में आपसे पूछा भी गया है। इसके साथ होता है आगे क्वेश्चन 5 में होता है नई कविता के कवि हैं, तो नई कविता के कवि होते हैं रघुवीर सराय। ये भी आपसे अभी पूछा गया है इस वाली परीक्षा में, ठीक है ना। 6वां क्वेश्चन होता है भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा 1975, संवत 1975। देखो संवत 1975 दी गई है भक्ति काल की समय सीमा, 1975 से 1700 तक, ठीक। इसके बाद होता है 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां होता है प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ? तो प्रयोगवाद का आरंभ हुआ सन 1943 से, सन 1943 इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन नंद नंदन का प्रयोग किया गया। नंद नंदन का प्रयोग किया गया है किसने के लिए? तो किसने के लिए नंद नंदन का प्रयोग किया गया? इसके बाद होता है गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती थी। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कड़वी और ककड़ी लगती थी, कड़वी व ककड़ी सी लगती थी। इसका 10वां क्वेश्चन होता है गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हरिला की लकड़ी से की है, हरिला की लकड़ी से की है। हरिला की जो लकड़ी होती है इससे की गई, क्योंकि आपका अभी जो अभ्यास पूर्व परीक्षा अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन हुआ है इसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके बाद 11वां होता है व्यार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो व्यार्थी शब्द का अर्थ होता है रोग, इसका अर्थ होता है रोग, ठीक है। सूरदास के पद में भाषा, सूरदास के पद की भाषा कैसी? सूरदास के पद में भाषा होती है बिल्कुल प्योर ब्रज भाषा होती है, ठीक है, क्योंकि सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के बारे में सब कुछ वर्णन किया। 13वां नंबर होता है मर ज्यादा ना दही, देखिए माध्यम से मर्यादा की बात कही गई है, तो इसमें किसकी बात की गई? प्रेम बंधन की, प्रेम संबंध की बात करी गई है। 14वां नंबर क्वेश्चन होता है सूरदास के गुरु थे, तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी किसके गुरु थे? सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य, ठीक है ना। वल्लभाचार्य सूरदास के आराध्य थे, तो सूरदास जी के आराध्य कौन थे? तो सूरदास जी के आराध्य सबको पता होता है कि भगवान श्री कृष्ण सूरदास के आराध्य माने जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद होता है 16वां होता है पुरइन पात का अर्थ होता है, तो पुरइन पात का अर्थ होता है विनय पत्र का। इसका अर्थ होता है पुरइन का अर्थ पत्रिका का क्या पता होता है? तो पुरइन का मतलब होता है कमल का पत्ता, इसलिए इसका आंसर होता है कमल का पत्ता। तो कमल का फूल है यानी कमल का पत्ता होता है। इसका देखना है अपन को 77वां नंबर। आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो प्यार से कि अगली वाली क्लास में विकल्पों को भी सॉल्व करवाते जाएं कि डायरेक्ट किसका आंसर बताते जाएं। देख परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे, तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर लक्ष्मण जी ने दिए थे। 19 नंबर क्वेश्चन होता है शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे थे, तो कौन क्रोधित होते थे? तो शिव धनुष टूटने पर क्रोधित हुए थे भगवान परशुराम, इसका आंसर होता है भगवान परशुराम, ठीक है ना। 20वां होता है रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा प्योर अवधी भाषा है रामचरितमानस में। 21 नंबर क्वेश्चन होता है राम लक्ष्मण के गुरु का नाम कौन क्या था? तो राम लक्ष्मण के गुरु का नाम विश्वामित्र था, विश्वामित्र था। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम विश्वामित्र जी था, तो विश्वामित्र जी था इनके रामचंद्र जी के गुरु का नाम। 22वां नंबर क्वेश्चन होता है सहस्त्र बाहु का वध किसने किया? तो सहस्त्र बाहु का वध किया था
परशुराम ने, तो इसका आंसर होता है परशुराम जी ने सहस्त्र दिया था, परशुराम ने। तो कवि अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं, भोली 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 आत्मकथा को बता रहे हैं, ठीक है। थके पत्थर की कथा में अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद होता है 25 नंबर का, छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन होते हैं? तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि होते हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं। प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला है, तो प्रसाद जी को कामायनी पारितोषिक मिला है, मंगल प्रसाद मिला है। इसका आंसर होता है मंगल प्रसाद। देखो यहीं पर लिखा है मंगल परिशोध, ठीक है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन होता है जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद जी का संग्रह नहीं है साये में धूप। इसका आंसर होता है साये में धूप होता है। और इसका 28 नंबर क्वेश्चन होता है उत्साह कविता में बादल प्रतीक किसके होते हैं? तो उत्साह कविता में बादल प्रतीक होते हैं क्रांति के। इसका आंसर होता है बादल प्रतीक होते हैं क्रांति। तो होता है कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? बाल कल्पना की तरह। कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया, तो कवि ने बादलों के लिए विशेषण किया है कि नवजीवन वाले होते हैं। इसका आंसर होता है नवजीवन वाले। कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहे हैं, तो कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहे हैं, आकाश को घेर घेर बरसने का, ठीक है ना, आकाश को घेर के बरसने का होता है। कवि ने तृप्त धारा के माध्यम से संकेत दिया, तो कवि ने तृप्त धारा के माध्यम से आंसर दिया जन सामान्य की पीड़ा, जन सामान्य की पीड़ा। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन होता है यह दंतुरित मुस्कान पाठ के रचयिता कौन होते हैं? यह दंतुरित मुस्कान पाठ के रचयिता होते हैं नागार्जुन। इस प्रकार से हमारे सही विकल्प का पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। तो आपको रिक्त स्थान बहुत अच्छे से देखना है। इतनी क्लास समझ में आई है तो आपको एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर ठोक देना है।